मीठा सब कोई खात है, विष है लागे धाए, मतलब शरीर को पॉइजन लग रहा है। नीम न कोई पीवसी, सब रोग दिए मिटाए। ठीक है, तो आज का जो प्रोडक्ट है वो नीम तो है नहीं, तो हमारे पास हमारे जो प्रोडक्ट है वो है मोरिंगा। तो सब रोग मिटाने हैं तो क्या चाहिए? मोरिंगा चाहिए। तो बहुत सारे, मैं जब लोगों से मिलता हूं तो मैं देखता हूं एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है फील्ड में हेल्थ को रिलेट करके, और वो है ये। कोई है जो इससे डील कर रहा है? एनीबडी? कोई दवाई खाते हो, गोली खाते हो, कोई किसी को ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए? कोई भी नहीं है। अरे वाह, दिस इज फैंटास्टिक। तो अब जो है ना, एजेंडा ये है कि हम लोगों से मिलेंगे और लोग बहुत सारे इससे डील कर रहे होंगे, और लोगों के पास विकल्प जो हैं वो बढ़ सके, इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल है कि उनके पास क्या विकल्प हैं वो बढ़ सके। लोगों के पास विकल्प कम है, तो अक्सर जो है जो इस प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं वो एक ही तरफ भाग रहे होते हैं कि किसी तरह से कोई मेडिकेशन मिल जाए और उससे आराम आ जाए, और आराम आता भी है उनको। लेकिन आज हम समझेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे तो कौन है जो ये बता सकता है कोई भी एक रीज़न कि ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के ना, हम अब इसको समझते हैं लॉजिक। 3 मेन कारण हैं जो हमने दुनिया में देखे हैं कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। ब्लड प्रेशर पहला इस वजह से बढ़ता है कि खून की नसें स्टिफ हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं ना वो ऐसे डिजाइंड हैं कि जब फॉर एग्जांपल मैंने ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आना है 8 फ्लोर, तो जब मैं सीढ़ी चढ़ूंगा तो मेरा दिल फास्टर बीट करेगा ना, दिल तेज चलेगा। तो जो हमारी ब्लड वेसल है वो डिजाइंड, वो ना स्टिफ नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। एक्चुअली में बड़े कम लोग ये जानते हैं हमारी ब्लड वेसल एक मसल है। हमारी मसल क्या है? हमारी ब्लड वेसल भी एक मसल है, और जब भी मसल होगी वो एक्सपैंड भी हो सकेगी और वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकेगी। जैसे मैं ये किया तो मेरी मसल ये एक्सपैंड भी होती है, कॉन्ट्रैक्ट भी होती है। उसी प्रकार से ब्लड वेसल भी एक मसल है। तो ये अगर सपोज करो ये हमारी ब्लड वेसल है, तो जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं और खून का दौरा तेज हो जाता है तो ये डिजाइंड है थोड़ी सी एक्सपैंड करने के लिए, ताकि ये ज़्यादा खून को अकोमोडेट कर सके। क्योंकि ब्रेन को, हार्ट को, मसल्स को ज़्यादा खून चाहिए जब हम कोई मेहनत का काम करते हैं। ऐसे ही जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो तब भी हमारी दिल की धड़कन बढ़ती है ना। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं और हमारी दिल की धड़कन बढ़ती है तो लॉजिक इज़ कि ये ब्लड वेसल्स एक्सपैंड होनी चाहिए, ताकि उस स्ट्रेस को डील करने के लिए हमारे को न्यूट्रिशन मिल सके और ब्लड जो है वो न्यूट्रिशन सप्लाई कर सके। तो ये आप किस परिस्थिति में, उसके हिसाब से ये बड़ी और छोटी होती रहती है। ठीक है, जब ये सख्त हो जाती हैं और एक ही पोजीशन पे अटक जाती हैं और बड़ी मोटी और पतली होना बंद हो जाती हैं, तब स्ट्रेस में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है, तब सीढ़ी चढ़ने में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये सख्त हो गई हैं। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण ब्लड प्रेशर का बढ़ने का है कि इसके अंदर प्लाक कुछ जम जाता है। पहले थोड़ा सा जमा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ बड़ा हुआ, और ये ब्लॉकेज हो गई। अब कितने % ये ब्लॉकेज हो रही है, तो जब ब्लॉकेज हो जाएगी तो ब्लॉकेज की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ब्लॉकेज होने का मतलब भी है कि आपकी जगह कम हो गई। पहले स्टिफ थी, उसकी वजह से जब जगह कम थी, अब भर गई इसलिए जगह कम हो गई। तो इसको ऐसे समझो कि अगर मैंने पानी की मोटर लगाई है अपने ग्राउंड में, और मोटर तो वही है, लेकिन अगर मैंने पाइप पतला कर दिया तो पाइप के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा ना, क्योंकि फ्लो तेज हो जाएगा। तो ऐसे ही जब नस अंदर से ब्लॉक हो जाती है तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि दिल तो उतनी स्पीड से मारता जा रहा है। यह दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ने का, जब किडनी खराब हो रही होती है। अगर किडनी धीरे धीरे डैमेज हो रही है, बहुत माइन्यूट डैमेज हो रहा है, तो इसको ऐसे समझो, मैंने पार्क में मोटर लगाई है और पानी लगाया है, और पाइप के एंड में एक दिन मैंने डिसाइड किया मैं एक ज़्यादा पतली छानी लगा देता हूँ पाइप के एंड में। तो अगर मैंने पाइप के एंड में पतली छन्नी लगाई है तो भी मेरे पाइप के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा ना। तो ऐसे ही जब किडनी खराब हो रही होती है, तब भी उसका असर आता है ब्लड प्रेशर के ऊपर, क्योंकि उतनी स्पीड से यूरिन बाहर नहीं निकलता। ठीक है, तो ये 3 मेन कारण है ये ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। अब
क्वेश्चन मेरा ये, इसमें हम इस पे फोकस पड़ेंगे, ये ब्लॉकेज क्यों होती है, ये क्वेश्चन है। ये तो हमने समझ लिया ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, हमने 3 कारण आइडेंटिफाई कर लिए। अब ये जो ब्लॉकेज हो रही है, इसके अंदर ये ब्लॉकेज होती क्यों है, किसी को पता है? पाम ऑयल खाने से, ओके। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। तो एक्चुअली मैं बताता हूं क्या होता है। पहले ये नस जो है ना बिल्कुल क्लियर होती है, और फिर किसी कारण से यहां पे इंजरी होती है। इंजरी क्यों होती है उसको समझेंगे। जब भी इंजरी होगी, यहां पे इस इंजरी को ठीक करने के लिए कोलेस्ट्रॉल आएगा। इस कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं एलडीएल। तो आपने ब्लड रिपोर्ट में देखा होगा, अक्सर लोगों के एलडीएल बड़े होते हैं, लोग बोलते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उसके लिए दवाई भी खा रहे होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल इसको रिपेयर करने के लिए आएगा और इसको सील कर देगा। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ यहाँ जम जाएगा, यहाँ पे जम जाएगा। अब सृष्टि ने ना हमें 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल दिए हैं, एक दूसरा भी दिया है, कौन सा? एचडीएल। अब लॉजिक ये है कि जो ये जमा हुआ है ना, इसको एचडीएल यहां से निकाल दे, फिर से खाली हो गया। लेकिन अब आपने ब्लड रिपोर्ट देखी, ये तो बढ़ा हुआ है और ये घटा हुआ है। तो ये घटा हुआ होगा तो क्या होगा? निकलेगा ही नहीं। तो आपकी नस रिपेयर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल आया, और कोलेस्ट्रॉल ने नस रिपेयर भी कर दी, लेकिन रिपेयर करने के बाद एचडीएल ने जो उसको उठा के ले जाना था, वो एचडीएल लो है। तो ये क्या होगा? ये यहीं रह जाएगा, और फिर इसके ऊपर और जमेगा, फिर कहीं और जमेगा, फिर कहीं और जमेगा। अब इस प्रोसेस में ये यहाँ पड़ा रह गया, तो एक इवेंट होगा, धीरे धीरे इवेंट होगा। वो क्या होगा? अगर आपने पहले भी सेशन मेरे किए हो, मैंने हमेशा 2 बातें करी हैं। एक ग्लाइकेशन, और दूसरी मैंने हमेशा बात करी है ऑक्सीडेशन। ये 2 प्रोसेस ब्लड के अंदर हो रहे होते हैं, ग्लाइकेशन और ऑक्सीडेशन। ग्लाइकेशन, और इन दोनों को अगर बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझे तो सड़ना, चीज का सड़ना। तो ये एलडीएल ना सड़ना शुरू हो जाएगा, ये ग्लाइकेट होगा और ये ऑक्सीडेट होगा, यहाँ पड़े। और जब ये दोनों चीजें होंगी, जैसे सेब, अभी मैडम सेब खा रही थी, सेब को अगर हवा में रख दो तो कैसा हो जाता है? काला हो जाता है, वो ग्लाइकेट हो गया। तो आपका एलडीएल भी यहाँ पे ग्लाइकेट हो रहा है और ये काला पड़ जाएगा। जब ये यहाँ काला पड़ेगा तो इसको ठीक हटाने के लिए कौन आएगा? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में कौन आता है? इम्यून सिस्टम में हमारे सैनिक कौन से हैं? WBC। वो लड़ने के लिए आएंगे, क्योंकि ये ग्लाइकेट हो गया है। अब ये बाहर का प्रोडक्ट हो गया ब्लड के लिए, और इसके ऊपर आके क्या जमेगा? कैल्शियम। अब ये ब्लॉकेज बनती जाएगी। ये कैल्शियम भी यहाँ इसका हीलिंग प्रोसेस का, इसको हटाने का एक प्रोसेस है। तो एक्चुअली में हम चीज़ें खा के, जो चीज़ें हमें पता है हमें नहीं खानी चाहिए, उसके बावजूद भी वो चीज़ें खा के हम इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते रहते हैं रोज। कोई भी ब्लॉकेज 6 महीने में तो होती नहीं। कितने साल लगते हैं ब्लॉकेज होने में? 8 साल, 10 साल। तो इसलिए स्लो प्रोसेस में ये ब्लॉकेज होती रहती है, और यहाँ पे एलडीएल जमता रहता है। और इंटरेस्टिंग चीज, अब अगर आपका एलडीएल कम है, उसका क्या कारण है? अगर सपोज करो एक आदमी का एचडीएल बढ़ा हुआ है और एलडीएल भी बढ़ा हुआ है, एलडीएल भी ये बढ़ा हुआ है और ये भी बढ़ा हुआ है, तो क्या ब्लॉकेज होगी? उतनी नहीं होगी, क्योंकि उसका कोलेस्ट्रॉल वहां से क्लियर हो जाएगा। तो ये बड़ा हुआ, सपोज मेरे पास पेशेंट आया और उसका ये बढ़ा हुआ है और मैंने देखा ये भी बढ़ा हुआ है, तो ये गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? गुड न्यूज है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको देखूंगा तो मैं कहूंगा ये बीमार है। तो ये बढ़ा हुआ और ये घटा हुआ हो, तब वो बीमार है। लेकिन दोनों ही अगर बढ़े हुए हैं, बैड भी बढ़ा हुआ है, गुड भी बढ़ा हुआ है, तो वो बेटर हेल्थ में है। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें एचडीएल भी बढ़ा हुआ होता है और आदमी घबरा रहा होता है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब ये क्यों घटता है? कभी किसी ने सोचा है? ये घटने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है ये नहीं होना। हाँ जी, ये नहीं होना। और फिर लोग हमारे से आके पूछते हैं मैं ओमेगा 3 क्यों खाऊं? ये इसलिए खाऊं ताकि ये एचडीएल बना रहे, ठीक है ना। और इसको घटाने की दवाई आती है सही, यस आती है। कोलेस्ट्रॉल की दवाई आती है घटाने की। एचडीएल बढ़ाने की कोई दवाई आती है? कोई दवाई नहीं है ही नहीं। कोई मेडिकेशन इन्वेंट ही नहीं हुई एचडीएल को बढ़ाने के लिए। एचडीएल किससे बढ़ेगा? आपकी जीवन शैली से बढ़ेगा। जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं उनका एचडीएल घट जाता है।
इसलिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है। जब आप जो शरीर व्यायाम करेगा, एक्सरसाइज करेगा, मूवमेंट में रहेगा, उसका HDL बढ़ जाएगा, प्रोवाइडेड ओमेगा 3 देता है। अगर ओमेगा 3 कमी होगी तो भी उतना इफेक्टिवली नहीं बढ़ेगा। तो बहुत लोग जो एक्सरसाइज नहीं कर, बहुत लोग जो हमें मिलेंगे फील्ड में मिलेंगे जिनका HDL कम होगा, उनको एडवाइस क्या जानी चाहिए, ओमेगा 3 खाओ और एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से भी HDL बढ़ता है। HDL की कोई दवाई नहीं आती। एक बात बताओ, कोई मैराथन रनर बिना सही न्यूट्रिशन के मैराथन भाग सकेगा? कोई बॉडी बिल्डर, जिम वाला आदमी बिना सही न्यूट्रिशन के जिम बिल्ड कर सकेगा? बॉडी नहीं कर सकेगा। उसी प्रकार से अगर हम जीवन भी देखें एक नॉर्मल इंसान का, जो कि ना बिल्डर है, ना बॉडी बिल्डर है, ना रनर है, लेकिन आम जीवन जीता है, क्या बिना बिना खाद के पौधा उगेगा? नहीं उगेगा ना। तो बिना न्यूट्रिशन के शरीर कैसे चलेगा? और मैंने लास्ट सेशन में भी एक बात बोली थी, कितने लोग ये मानते हैं कि बाजार में जो खाने की चीजें मिलती हैं, फल, फ्रूट, सब्जी, वो बहुत न्यूट्रिशियस और हेल्दी हैं। कोई है मानने वाला? कोई यस बोलता है इस पे? बाजार में बहुत न्यूट्रिशियस मिलता है। और सोचो, आपके और मेरे कस्टमर हमें आके बोलते हैं हमें सप्लीमेंट नहीं खाना, हमें नेचुरल खाने से क्या करो, नेचुरल खाने से ठीक कर दो। और ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि नेचुरल खाना हेल्दी नहीं है। तो आपको ये अब हमारा मसला है कि हम उसको कितना हेल्प कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आ गया, ये यहाँ पे जब मैंने बोला कि यहाँ पे ब्लॉकेज की शुरुआत हुई, तो ये ब्लॉकेज में यहाँ कुछ इंजरी हुई तो ब्लॉकेज की शुरुआत हुई। मैंने यही बात करी थी। ये इंजरी हुई क्यों? हुई क्यों इंजरी? बच्चे को तो नहीं होती। 20 साल में एक 40 साल का आदमी बोलता है मुझे ब्लॉकेज हो गया। बड़े सारे लोग हम सुनते हैं 40 साल, 45 साल, 50 साल। हमने ये कितना सुना है 15 साल के बच्चे को ब्लॉकेज हो गया? शायद वो भी एकाध कभी किसी ने सुन लिया होगा, लेकिन कम सुना है। कभी 15 साल के बच्चे की ब्लॉकेज तो नहीं सुनी ना, क्योंकि पहले तो ब्लॉकेज करने में टाइम लगता है, 10 साल, 5 साल, 20 साल। अब क्वेश्चन ये है, ब्लॉकेज होने का इंजरी का कारण क्या है? हम क्या कर रहे हैं कि इंजरी हो रही है? बताओ। ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कारण है ये। अब जंक फूड में भी शुगर है, मतलब मोमोज में भी शुगर है, पास्ता में भी शुगर है, स्पगेटी में भी शुगर है, चाइनीज फूड में भी शुगर है, बर्गर में भी शुगर है, पिज्जा में भी शुगर है, सब चीज़ों में शुगर है, हर चीज़ में। तो अब इन द एंड तो आपका सारा खाना शुगर में। कितने लोगों ने चावल खाए, कितने लोगों ने अंदर जो भी खाना था दही खाई, इन द एंड सारा खाना तो शुगर में ही परिवर्तित होना है। तो आपके दो सोर्सेज हैं खाने के, एक डायरेक्ट शुगर। अच्छा, नमकीन बिस्किट में मीठा होता है ना, तो वो भी एक सोर्स है ग्लूकोज में कन्वर्ट होने का। तो सबसे बड़ा कारण जो है ना, ये इंजरी होने का शुगर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉकेज हमेशा आपको कभी कोई मिला जिसने बोला मेरी पैर की उंगली में ब्लॉकेज हो गई है? हार्ट में क्यों होती है? नसें तो पूरी बॉडी में है, तो सिर्फ हार्ट ही क्यों ब्लॉक हो रहा है? हाँ, क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि हार्ट का सबसे ज्यादा प्रेशर ना वहां पे है जहां से हार्ट, ये सपोज करो ये हार्ट है, ठीक है? ऐसा होता नहीं है वैसे, हैं? ठीक है? हाँ, लेकिन बना सकते हैं ऐसे वाला। हाँ, मिल्सन मूज में तो यही वाला था। हाँ, ठीक है? तो ये जो हार्ट है, इसके अंदर से जो नस निकलती है, पहली ये आर्टरी निकलती है, इसका सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं पे होता है। तो जहां सबसे ज्यादा प्रेशर होगा वहां सबसे ज्यादा डैमेज होगा। और डैमेज क्या करता है? प्रेजेंस ऑफ शुगर। जितनी शुगर होगी उतना डैमेज होगा। अब हमारा शरीर तो चलता भी ग्लूकोज पे है, तो एक्चुअली ज्यादा शुगर तो ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए ना, लेकिन हम उतनी एक्सरसाइज नहीं करते। क्योंकि हम उतनी एक्सरसाइज नहीं करते तो शुगर हमारे को एक्सेस हो जाती है। हमने हमारे को, क्योंकि हमारा अगर हमारा फिजिकल वर्क कम है तो हमारा खाया हुआ चावल, हमारा खाया हुआ मीठा, हमारा खाया हुआ गुलाब जामुन हमें ओवर हो जाता है। जब हमारा खाना ओवर हो जाता है तो बॉडी के अंदर ये बढ़ना शुरू हो जाता है। और शुगर की क्या नेचर है? शुगर ग्लाइकेट करती है। तो ग्लाइकेट क्या करती है? चीजों, शुगर जब भी प्रोटीन के साथ मिलेगी, प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब कर देगी। ये एक लाइन याद रखना है, शुगर जब भी प्रोटीन के साथ मिलेगी उस चीज का स्ट्रक्चर खराब कर देगी। इसीलिए हाई शुगर में बीपी वालों की आंखें खराब हो रही होती है, हाई शुगर में बीपी वालों की किडनी खराब हो रही होती है।
जिनको जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको, क्यों? क्योंकि उनकी जो शुगर है उनकी किडनी का स्ट्रक्चर खराब कर रही होती है, क्योंकि शुगर ऊपर होती है। एक आदमी के ब्लड में एक टाइम में कितने, 5 लीटर खून में कितनी शुगर होती है? 5 लीटर खून में कितनी शुगर होल्ड होती है? हम सुबह जब उठते हैं, मॉर्निंग में खाली पेट होते हैं, हमने कुछ नहीं खाया होता, 5 लीटर खून होता है, इसमें चीनी कितनी होती है ग्राम में बताओ? केवल 1 चम्मच, केवल 1 चम्मच, हाँ 5 ग्राम, 5 लीटर, 1 ग्राम 5 ग्राम का चम्मच होता है, 5 लीटर खून में 5 ग्राम चीनी, ये उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है। तो जब भी हम 5 ग्राम के ऊपर जाएंगे, बॉडी उसको क्या करेगी? सपोज हमने 2 गुलाब जामुन, चावल, रोटी, फ्रूट खा लिया, सब मिला के अगर एक ही खाने में देखूं तो कम से कम चीनी कितनी हो गई? 10 से 15 ग्राम, 15 ग्राम चीनी। अब उसको वापस 5 पे आना है। कभी कभी 20 ग्राम भी होती है, 30 ग्राम भी होती है। अगर 2 गुलाब जामुन खाएं तो 50 ग्राम भी होती है। तो 50 से ब्लड को फिर से 5 पे लाना है उसको, क्योंकि अगर ब्लड उसको 5 पे नहीं लाया तो वो हाई शुगर क्या करेगी? प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब कर देगी। तो हमारा बॉडी की हमेशा क्या कोशिश होगी? फटाफट एक्सेस शुगर को निकालो। तो बॉडी एक्सेस शुगर, और ये शुगर जो है कहाँ पे डैमेज करेगी? फिर वहां पे क्या जाएगा ठीक करने के लिए? कोलेस्ट्रॉल। फिर एचडीएल, अगर ओमेगा 3 नहीं खाया होगा तो एचडीएल कम होगा, तो वो डिपॉजिट वहीं का वहीं रह जाएगा, फिर वो डिपॉजिट ग्लाइकेट हो जाएगा। अब हमारा एजेंडा ये है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा क्या कर सकता है कि हम इस प्रॉब्लम से बच सकें। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है मोरिंगा। सबसे पहले तो मोरिंगा हमारी बॉडी की ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करेगा। इसका मतलब है, मैं एग्जांपल मैं देता हूं कैसे। मैंने कल मिल्क केक खाया और मैंने इमीडिएटली मिल्क केक खाने के बाद क्या किया? मिल्क केक खाने के बाद 2 कैप्सूल स्पिरुलिना के खाए। क्यों? उस वक्त मेरे पास स्पिरुलिना था, अभी मेरे पास स्पिरुलिना था तो मैंने स्पिरुलिना खा लिया। मैं मोरिंगा भी खा सकता था, मेरे पास मोरिंगा नहीं था कल, तो मैंने सोचा मैं कुछ ग्रीन दूं। कुछ भी चीज़ ग्रीन जो होती है, चाहे वो पत्ते हों, चाहे वो सब्जी हो, जो भी चीज़ ग्रीन होगी उसके अंदर हाई अमाउंट्स ऑफ पोटेशियम होता है। पोटेशियम, ये पोटेशियम हाई होता है हरी चीज़ों में, सब्जीदार पत्तेदार चीज़ों में। ये मोरिंगा में भी हाई है। और मोरिंगा जो है ना, एक चीज़ आपको ये समझनी है, हम जो मोरिंगा लाए हैं वो पाउडर नहीं है, वो एक्सट्रैक्ट है। डिफरेंस पता है पाउडर में और एक्सट्रैक्ट में? किसको नहीं पता? मैं बताता हूँ ना। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? पाउडर हो गया, आपने पत्ते लिए, सुखाए और पीस दिए, ये तो हो गया पाउडर। एक्सट्रैक्ट हुआ, आपने पत्ते लिए, पाउडर बनाया, पीस दिए, पीसने के बाद उसको एक सॉल्वेंट डाल के उसमें से बढ़िया चीज़ें निकाल ली, तो वो 3:1 का एक्सट्रैक्ट हो सकता है, 5:1 का एक्सट्रैक्ट हो सकता है, 10:1 का एक्सट्रैक्ट हो सकता है। इसका मतलब है 10 किलो से 1 किलो बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है 10 टाइम्स पत्तों से, पाउडर से एक्सट्रैक्ट 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ये हमारे को भर भर के पोटेशियम देगा, और पोटेशियम शुगर की अब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव करने का मतलब यह है कि मैंने मिल्क केक खाया और साथ में मैंने कोई ऐसी चीज़ खाई जिसमें बहुत सारा पोटेशियम है, तो मैंने अपने शरीर को इंस्ट्रक्शन दी कि जो मैं मीठा भेज रहा हूँ इसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करके ख़त्म करो। वनस्पति के इस मीठे को एक्स्ट्रा मान के आप इसकी चर्बी बना के स्टोर नहीं करना है। तो इसका मतलब है मोरिंगा खाने से क्या कम होगा? शुगर कम होने से क्या होगा? वजन कम होगा। तो इसलिए अगर आपको इफेक्टिवली वेट कम करना है, जैसे मैंने मैम को कुछ वेट कम करने में हेल्प किया, तो मैंने उनको बोला ग्रीन चीज़ें खाओ, हरी चीज़ें खाओ। तो उसमें मोरिंगा का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। हरी चीज़ें खाने से पोटेशियम मिलता है, और पोटेशियम की वजह से शुगर की मेटाबोलाइजिंग कैपेसिटी शरीर की इम्प्रूव होती है। मैंने सपोज करो कोई ओवरवेट है, उन्होंने 2 मिल्क केक के पीस खाए और मैंने मिल्क केक के पीस खाए, हम दोनों ने खाए, लेकिन मैंने साथ में मोरिंगा भी खाया। मैं और मोरिंगा का कंजम्पशन रोज़ करता हूँ, तो मेरी बॉडी मेरे मिल्क केक से एनर्जी बना के ख़त्म कर देगी। और दूसरा इंसान जिसको पोटेशियम की कमी है, उसकी बॉडी उसी मिल्क केक को फैट बना के स्टोर कर देगी। तो वजन किसका बढ़ेगा? हाँ, तो ग्रीन चीज़ों से, मोरिंगा के कंजम्पशन से वेट कम होता है, पहली चीज़। दूसरा, मोरिंगा के कंजम्पशन से बॉडी ब्लड प्रेशर बेटर कंट्रोल होता है। क्यों कंट्रोल होता है?
क्योंकि इसमें भर भर के मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम एक रिलैक्सिंग मिनरल है कि मैग्नीशियम हमारे को बुद्धि से भी रिलैक्स करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा खिचपिच बुद्धि चल रही होती है, उसको भी रिलैक्स करता है, स्ट्रेस को कम करता है। तो इसका मतलब हम ये किसको रेकमेंड कर सकते हैं? जो आदमी बोले भाई बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसको हम मोरिंगा रेकमेंड कर सकते हैं। जो लोग मैं किसी परिस्थिति में बहुत घबरा जाता हूँ, उसको कर सकते हैं। जिसको एंग्जाइटी होती है उसको कर सकते हैं। जिसको डिप्रेशन होता है उसको कर सकते हैं। और जिनको खासकर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको कर सकते हैं। उनका 7 days ऑफ मोरिंगा चांसेस हैं ब्लड प्रेशर को आराम देता है। ठीक है। फिर मोरिंगा जो है विटामिन बी के अंदर, बी की फैमिली है विटामिन बी, इसमें बहुत रिच है विटामिन बी। और विटामिन बी जो है वो एनर्जी का विटामिन है, जैसे विटामिन सी इम्यूनिटी का विटामिन है। विटामिन डी जो है ओरिजिनली, अगर पुरानी मैं पढ़ाई देखूं तो विटामिन डी बोन्स का विटामिन है। ऐसे ही बोलते हैं हड्डियां कमजोर हैं तो विटामिन डी खाओ, आंखें कमजोर हैं तो विटामिन ए खाओ, एनर्जी चाहिए तो विटामिन बी खाओ। और मोरिंगा में भर भर के विटामिन बी होता है। इसका मतलब है इसको खाने वाला, अगर मैं जैसे सुबह घर से निकला हूँ और मैं मोरिंगा खा के निकलूंगा, मेरे एनर्जी लेवल स्टेबल रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और उसका एक कारण ये भी होगा कि मेरा बॉडी शुगर को बेटर मेटाबोलाइज करेगा। ये भी एक कारण होता है, शुगर को बेटर मेटाबोलाइज करना। आपने चीनी खाई और आपने ग्लूकोज दिया और वो पहुंचा ही नहीं आपके सेल्स के अंदर, तो एनर्जी तो मिलेगी नहीं ना सेल्स को, मिलनी तो ग्लूकोज से ही है। तो इसका मतलब है विटामिन बी होना मेरे को एनर्जी देगा। तो जो लोग एनर्जी में लो फील करते हैं, जो लोग ये सोचते हैं, जिनको ऐसे लगता है हम सुबह काम पे निकल रहे हैं, सब काम कर लिया, सपोज लेडीज़ का मैं बताता हूँ, उठे सारे काम निपटाए। अब अगर सपोज वर्किंग लेडीज़ हैं और या नॉन वर्किंग भी है, विचएवर, जब सब काम खत्म हो गए, घर वाले सब चले गए और उसने भी काम पे जाना है, मैं तो एग्जॉस्ट हो गई, मेरी तो एनर्जी खत्म हो गई, मोरिंगा चाहिए उसको। ठीक है। और या वो ये बोले कि अच्छा अब सब काम पे चले गए, मैंने भी काम पे जाना है, लेकिन अब मेरे पास ऑफिस जाके काम करने की तो एनर्जी, मेरी तो एनर्जी 3 घंटे में सुबह ही निपट गई जितना मैंने काम किया। तो उसको क्या चाहिए? मोरिंगा चाहिए। तो उस और मोरिंगा का सबसे बड़ा एडवांटेज और जिस तरह के इंसान को मिल सकता है वो है आर्थराइटिस वाले, जिनको बोन्स का इशू है, जिनके हाथ टेढ़े हो गए या बहुत पेन है बॉडी के अंदर। पेन मैनेजमेंट में मोरिंगा बहुत बढ़िया रोल प्ले करेगा। वो लोग जो कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि हमारे को बॉडी पेन है, रात को सोते हैं तो दर्द होती है, नींद बहुत अच्छी नहीं आती, उनको नींद में हेल्प करेगा। और ना देखो, ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसका हर पोर्शन एक्चुअली हर पार्ट काम आता है। इसके पत्ते भी खाए जाते हैं, इसके फूल भी खाए जाते हैं, इसकी सब्जी भी खाई जाती है, इसकी जड़ भी खाई जाती है, इनफैक्ट इसकी गोंद भी खाई जाती है। अगर आप मोरिंगा के पेड़ के अंदर छेक कर दो, उसमें से गोंद निकल आती है, वो गोंद भी इस्तेमाल होती है। तो मोरिंगा की जड़ भी खाई जाती है। मोरिंगा के अंदर कोई हिस्सा नहीं है, इसीलिए इसको सुपर फूड बोलते हैं। ठीक है। तो इसका यूज जो है बहुत, जब कोई इंसान पूछे ना मुझे मोरिंगा क्यों खाना चाहिए, तो उसका मेरा जवाब होता है पौधे को खाद क्यों डालनी चाहिए। क्योंकि स्पेसिफिक आंसर देना लोग समझते हैं कुछ फायदा होगा तो ही खाऊं। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली फायदा तो मैं भी देख रहा हूँ, फायदा क्लाइंट भी देख रहा है, लेकिन इन दी एंड सपोज करो कोई क्लाइंट ऐसा आया जो किसी चीज़ से डील नहीं कर रहा, पेन से भी डील नहीं कर रहा, बीपी से भी डील नहीं कर रहा, स्किन डिसऑर्डर था, एक्ने में ये वंडर्स करता है। एक्ने के लोगों को अगर आप एक्ने का ट्रीटमेंट दे रहे हो, साथ में आप उसको मोरिंगा पे सप्लीमेंट करोगे, उसको बहुत फायदा होगा। स्किन के अंदर स्किन में रेडियंस बढ़ा सकता है, स्किन की ग्लो बढ़ा सकता है। उसका कारण ये है क्योंकि देखो जिंक में रिच है। जिंक एक हीलिंग मिनरल है। जब भी शरीर में चोट लग के ठीक होती है, उसको ठीक होने में जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। जिंक ही उसको रिपेयर करने में मदद करता है। ठीक है। तो इसके अंदर जिंक बहुत है, इसमें मैग्नीशियम बहुत है, इसमें पोटेशियम बहुत है, इसमें विटामिन सी बहुत है, इसमें आयरन बहुत है। इसका मतलब ये वो हर इंसान ले सकता है जो डील कर रहा है लो हेमोग्लोबिन से। अगर आप लो हेमोग्लोबिन से डील कर रहे हो, डायरेक्टली देखो एक रूल समझ लो, डायरेक्टली आयरन देने से बॉडी में आयरन नहीं बढ़ती, ज़रूरी नहीं है बढ़े सब में, उसके और बड़े सारे कारण होते हैं, उनको फिर हम किसी और सेशन में देखेंगे। लेकिन इसको आपने समझना है कि ये विटामिन ई रिच है, विटामिन सी रिच है, प्रोटीन रिच है, मैग्नीशियम रिच है, पोटेशियम रिच है, जिंक रिच है, विटामिन बी रिच है। अब इसीलिए इसको हम सुपर फूड की कैटेगरी में लाते हैं। एक खाने में इतनी सारी चीजें। अच्छा, किसको नहीं लेना चाहिए? मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही तरह का पेशेंट है जिसको देने से हमें हाथ रोकना चाहिए, और वो जो किडनी डिसऑर्डर से डील कर रहा है। क्योंकि किडनी
हम कुछ सामान निकाल रहे हैं, हम बॉडी में कुछ डाल रहे हैं, वो बॉडी को प्रोसेस करके बाहर भी तो निकालना है, और किडनी वाला ये काम इफेक्टिवली नहीं कर सकता। तो ब्लड में कुछ पैरामीटर्स बढ़ सकते हैं, तो डॉक्टर की सलाह से ले। जो लोग किडनी से डील कर रहे हैं ये उनके लिए नहीं है। हाँ, स्पिरुलिना और मोरिंगा काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ी चीज़ें डिफरेंट भी हैं। जैसे मेरे ओपिनियन में ना, इसमें जो एनर्जी, दोनों इकट्ठे भी लिए जा सकते हैं। जो इसमें मैंने विटामिन बी वाला बताया ना, ये मोरिंगा में मिसिंग, स्पिरुलिना में मिसिंग है। स्पिरुलिना के अंदर आयरन दोनों में है, प्रोटीन दोनों में है, और दोनों को साथ भी लिया जा सकता है। इसकी ना लोगों की डिफरेंट हैंडलिंग कैपेसिटी होगी। जैसे मैं 4 मोरिंगा पर डे हैंडल कर सकता हूँ इफेक्टिवली, कुछ लोग 4 हैंडल नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग शुरू में 2 भी हैंडल नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग 1 भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी एक आध केस आ जाएगा। तो आपको एक ट्राई स्लोली स्टार्ट करना है कि उसको देखना है इसकी क्या कैपेसिटी है, क्योंकि डिटॉक्स इफेक्ट करता है। तो आदमी बोल सकता है। और ना एक बात समझो, अगर सपोज करो किसी ने कंप्लेंट कर दी, मैंने मोरिंगा खाया, मुझे लूज मोशन आ गए, तो वो लूज मोशन नहीं है, वो डिटॉक्स इफेक्ट है। 1-2 दिन का ब्रेक लगा के फिर स्टार्ट करेंगे तो फिर चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि लोगों की क्या टेंडेंसी होगी, उसको बोलेंगे भी वो लूज मोशन, वो एक्चुअली लूज मोशन नहीं है, वो डिटॉक्स इफेक्ट है। वो बॉडी कचरा निकाल रही है, समझ लो, बॉडी में से। तो इसलिए एक टेंडेंसी होती है। कुछ जैसे आंवला भी है, कुछ लोग आंवले का जूस पीते हैं तो लूज मोशन आ जाती है, बहुत सारे लोगों को आ जाती है, जिन्होंने शुरू में पहली बार पिया हो या ज़्यादा पी लिया हो, 2 आंवले 3 आंवले का पी लिया हो, लूज मोशन आ जाए, वो भी डिटॉक्स इफेक्ट है। ठीक है, तो एंड करेंगे। अब ये दोहा मैंने निकाला है मोरिंगा के लिए खास। मोरिंगा का पत्ता करे यदि हरदम उपयोग, मिट जाए हर उम्र में शरीर के सारे रोग।